प्रकाश में एक नया आर्टिकल हमको आज पढ़ना है जिसका नाम है प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। आपने अध्यारोपण, तरंगों के अध्यारोपण के बारे में क्लास 11th में भी थोड़ी सी स्टडी की है। तो अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो प्रकाश तरंगों में अध्यारोपण भी होता होगा फिर तो, क्योंकि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वेव्स के लिए बना है, तरंगों के लिए। अब क्योंकि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो प्रकाश तरंगों में भी अध्यारोपण होगा फिर तो प्रकाश तरंगों में अध्यारोपण होगा। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि तरंगों का अध्यारोपण किसको बोलते हैं। इसमें बड़ा सिंपल सा है कि जैसे दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगें हैं, हमारे पास लाइट की वेव्स हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, ऐसी लाइट वेव्स अगर किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो उस माध्यम में जो पार्टिकल होते हैं उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, उनका परिणामी विस्थापन कितना रहेगा, ये हमको इसमें पढ़ना है। देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे एक तरंग चलती है, ये मैं इसको आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक वेव है, ठीक है, और ये वेव यहां से चलना स्टार्ट होती है, यहां से ऐसे ये वेव चलना स्टार्ट होती है। अगर ये वेव चलना स्टार्ट होती है तो माध्यम के कणों में देखिए इस तरीके से ऊपर स्रंग कहते हैं और नीचे के जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गर्त। आपको याद होगा स्रंग 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 स्रंग, स्रंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे के जो उभरे हुए भाग होते हैं इनको बोला जाता है गर्त। गर्त को अंग्रेजी में ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी वेव है, मैंने ऐसे मान लिया ये एक वेव ऐसे चलती है इस तरह से, और ये वेव चल करके यहां पर एक पर्दे पर पहुंचती है। अगर ये वेव पर्दे पर पहुंचती है तो थोड़ा ध्यान देने की बात ये है कि अगर तरंग का ये वाला पोर्शन अभी पर्दे पर पहुंचा, ऐसे तरंग का ये वाला पोर्शन पर्दे पर पहुंचा है, तो पर्दे पर यहां पर जो भी माध्यम का कण होगा, जो भी पार्टिकल होगा, उसको वो तरंग इतना ऊपर उठाना चाहती है। समझ रहे? जब तरंग का ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा तो यहां जो माध्यम का कण होगा उसका विस्थापन कितना रखेगी, वो 0। ये साम्य स्थिति, इस लाइन को हम उसकी साम्यावस्था बोलते हैं। अब साम्यावस्था से एक ओर, चाहे वो ऊपर की ओर हो या वो नीचे की ओर हो, ये जो उठे हुए भाग हैं इनको आयाम कहा जाता है। आपको याद है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज कीजिए कि इसका आयाम है 5 सेंटीमीटर, तो यहां 5 है तो नीचे की तरफ -5 सेंटीमीटर है। इन पॉइंट्स का आयाम कितना है, 0 है, ठीक है। तो अगर तरंग का ये वाला पार्ट, देखो तरंग का अगर ये वाला पार्ट यहां पर पहुंचेगा तो ये वेव उस पार्टिकल को क्या करना चाहेगी, आंसर है ना तो उसे ऊपर ले जाएगी और ना उसे नीचे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वेव के इस पॉइंट का खुद का विस्थापन कैसा है, 0, इसलिए उस पार्टिकल को ना तो वो ऊपर की तरफ उठाना चाहेगी और ना नीचे उसको दबाना चाहेगी। लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि ये लगातार थोड़ी देर बाद ये पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा पर्दे पर, फिर ये पहुंचेगा, लगातार तरंग क्योंकि चलती रहेगी तो इसके पॉइंट्स पर्दे पर पहुंचते रहेंगे। ये वाला पॉइंट जब पर्दे पर पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट, तो ये जब पर्दे पर पहुंचेगा तो आप देखिए कि इस जगह का विस्थापन कितना है, 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। आप -5 बोल सकते हैं, नीचे की ओर है ना -5, तो -5 सेंटीमीटर। तो जब ये चीज यहां पर पहुंचेगी तो इस जगह वाले माध्यम के कण को ये क्या करना चाहेगी, -5 सेंटीमीटर विस्थापित करना चाहेगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर विस्थापित करना चाहेगी। फिर से पर्दे पर जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा तो तरंग माध्यम के कण को क्या करेगी,
आंसर है 0 विस्थापित करेगी, अर्थात ना तो उसको ऊपर ले जाएगी और ना उसको नीचे ले जाएगी। बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर से इस पॉइंट के पहुंचने के बाद ये वाला पॉइंट पहुंचेगा पर्दे पर। तो जब ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा तो माध्यम के कण को क्या होगा, 5 सेंटीमीटर इसको वो ऊपर उठाना चाहती है। तो वेव जब यहां पर ऐसे चल के आती है तो माध्यम का कहीं पर भी बाई चांस, ये मैंने एक पार्टिकल मान लिया, अब वेव चल के आ रही है और उसका ये वाला पार्ट यहां पर आ गया, तो ये 5 सेंटीमीटर पार्टिकल को क्या करना चाहेगी, ऊपर उठाना चाहेगी। और अगर तरंग चलते चलते उसका ये वाला पार्ट आ गया तो 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहेगी। अगर ये वाला पॉइंट, जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा पर्दे पर तो क्या होगा, माध्यम के कण को उस जगह पर, जो भी माध्यम का कण होगा उसको 5 सेंटीमीटर नीचे दबाएगी, 5 सेंटीमीटर ऊपर दबाएगी, या ना ऊपर ना नीचे दबाएगी, क्या करेगी, या कुछ और होगा, 5 सेंटीमीटर से कम। वेरी गुड। कैसे, ये पूरा 5 सेंटीमीटर तो नहीं है ना, जब ये वाला पॉइंट वहां पर पहुंचेगा पार्टिकल के पास तो ये पार्टिकल को कितना, 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 है, ये हमने मान लिया 2, तो 2 सेंटीमीटर क्या करेगी, नीचे की ओर दबाएगी उसको। तो इस तरह से जब भी एक तरंग किसी माध्यम में ऐसा संचरित होती है, चलती है, तो वो अपने श्रृंग और गर्त या साम्यावस्था या अपने अकॉर्डिंग जो भी माध्यम के पार्टिकल हैं उनको कभी वो ऊपर उठाती है, कभी वो नीचे दबाती है, कभी आयाम के बराबर ऊपर उठाती है तो कभी उससे कम ऊपर उठाती है या नीचे दबाती है। ये उसमें लगातार होते रहता है। ठीक है, ये तरंग में होता है। आप थोड़ा सा सोचिए जरा, अगर हम यहां पर एक तरंग और भेज दे इसी के साथ में, या इसको सोच लो कि ये हटा दिया हमने, एक दूसरी तरंग भी हमने यहां से ऐसे भेजी, ऐसे एक दूसरी वेव भी हमने यहां पर इस तरह से भेजी जा करके, तो जब दूसरी वेव भेजी, आप सोचो ये पहली वाली नहीं है, अब केवल दूसरी वाली है। अगर दूसरी वाली का ये आयाम +10 है और ये है -10, तो अब आप सोच सकते हैं कि दूसरी वाली का, ध्यान से देखिएगा, दूसरी वाली का जब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब यहां पर पहुंचेगा तो माध्यम के कण को वो क्या करना चाहेगा, ये वाला हिस्सा पहुंचेगा जब, ये बताएं माध्यम का कण क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। बात समझ में आई कुछ? और जब इस तरंग का ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा तो वो माध्यम के कण को क्या करेगा, ना तो ऊपर उठाएगा और ना नीचे दबाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का विस्थापन 0 है। जब ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा तो क्या होगा, -10 सेंटीमीटर वो विस्थापित करेगा, अर्थात -10 सेंटीमीटर विस्थापित करेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे की ओर विस्थापित करेगा। तो इस तरीके से ये पर्दे पर जैसे जैसे तरंग पहुंचती जाएगी अपने आयाम के मुताबिक ये पार्टिकल्स को ऊपर या नीचे की ओर उठाएगी या दबाएगी। ये बात तो अब आपको समझ में आती है? ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी हम दोनों को अलग अलग डाल रहे थे, अब दोनों को एक साथ हमने भेज दिया, दोनों तरंगों को माध्यम में हमने एक साथ चला दिया ऐसे। तो जब दोनों तरंगों को हम माध्यम में एक साथ चला देंगे तो क्या होगा, उस समय की कल्पना करें, उस वक्त माध्यम का ये वाला पार्टिकल किस प्रकार से गति करेगा। क्या ये, अगर तरंग का ये वाला हिस्सा आएगा पहली तरंग का, तो ये 5 इसको ऊपर उठाना चाहता है, ये आता है तो ये 10 इसको ऊपर उठाना चाहता है, तो ये पार्टिकल अब क्या करेगा, तो आंसर है ये पार्टिकल, अब देखो पहली वाली तरंग आई इस जगह पर, मान लिया कि जब पहली वाली तरंग आती है तो वो इस पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, और जो दूसरी तरंग आती है, दोनों हमने एक साथ भेज दिए ना, जो दूसरी वेव आती है वो इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, तो ये पार्टिकल 10 उठेगा ऊपर की तरफ, 5 सेंटीमीटर उठेगा,
या 15 सेंटीमीटर उठेगा? क्या होगा? सोचिए। अभी बात नहीं समझ में आई? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। माध्यम में यहां पर एक पार्टिकल है, पहली वाली तरंग आती है, पहली वाली तरंग आती है और पहली वाली तरंग का स्रंग यहां पर पड़ा, क्रेस्ट। अगर क्रेस्ट यहां पर पड़ेगा तो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहेगी उसको, ठीक है। अच्छा, उसी पार्टिकल के पास उसी वक्त दूसरी तरंग भी आती है, इसका एम्पलीट्यूड 10 है और संयोगवश दूसरी तरंग का भी क्रेस्ट यहां पर पड़ गया, स्रंग यहां पर पड़ गया। तो पहली का भी स्रंग यहां पड़ा, दूसरी का भी स्रंग यहां पड़ा। पहली का स्रंग उसको 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहता है, दूसरी का स्रंग उसको 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहता है। तो वो पार्टिकल का क्या होगा? वो 10 ऊपर जाएगा कि 5 ऊपर जाएगा या 15 ऊपर चला जाएगा? आंसर है 15 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पहली वाली तरंग ऊपर ले जाना चाहती है, 10 सेंटीमीटर दूसरी वाली तरंग ऊपर ले जाना चाहती है। तो उसका परिणामी कितना बना? 15 सेंटीमीटर, और माध्यम का वो वाला कण 15 सेंटीमीटर ऐसा ऊपर उठ जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक। अब और एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। बाई चांस कुछ देर के बाद जब ये तरंग ऐसे चल के आई तो जो पहली वाली वेव है वो इसको 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है और उसका ट्रफ यहां पर पड़ा, गर्त। दूसरी जो तरंग आई बाई चांस कोइंसिडेंटली संयोगवश उसका भी ट्रफ वहीं पर पड़ा, तो वो 10 नीचे दबाना चाहती है। पहली वाली तरंग का ट्रफ और दूसरी वाली तरंग का ट्रफ दोनों एक जगह पर पड़े इसी पार्टिकल पर। पहली वाली तरंग 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है, दूसरी 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है। तो ये पार्टिकल का क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा या 5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा? ये 15 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा उस वक्त। नहीं समझ में आया? अच्छा, और एक सोचिए कंडीशन। एक कंडीशन ये हमने सोचा कि अगर इस पार्टिकल पर पहली तरंग आई, वो इसको वहां पर उस पार्टिकल वाली जगह पर पहली तरंग का स्रंग पड़ा, क्रेस्ट पड़ा, तो वो 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है। और दूसरी तरंग आई तो बाई चांस दूसरी वाली तरंग का उस जगह ट्रफ पड़ा, तो वो 10 नीचे दबाना चाहती है। तो पहली तरंग उसको पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी तरंग उसी क्षण उस पार्टिकल को 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है। अब पार्टिकल का क्या होगा? किधर जाएगा और कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाएगा। अब ये बात आपको समझ आई? अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि दोनों तरंगों के एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर ही हैं, मान लो कि दोनों तरंगों के आयाम 5 सेंटीमीटर ही हैं। उस वक्त का सोचिए, एक तरंग आती है, इसे 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, मान लेते हैं। दूसरी आती है, वो भी इसे 5 ऊपर उठाना चाहती है, दोनों का स्रंग एक ही जगह पड़ गया, तो दोनों 5-5 उठाना चाहेंगे। पार्टिकल का क्या होगा? 10 ऊपर उठ जाएगा। क्लियर? बाई चांस दोनों के गर्त उस जगह पर पड़ गए, ट्रफ पड़ गए उस जगह, तो दोनों मिलकर उसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबा देंगे। अब इसको भी छोड़िए, बाई चांस ये मान लीजिए कि एक का स्रंग उस जगह पर पड़ा और दूसरी का गर्त उस जगह पड़ गया। एक का उस पार्टिकल वाली जगह पर स्रंग पड़ा और उसी क्षण उसी पार्टिकल वाली जगह पर दूसरी का ट्रफ पड़ गया, गर्त पड़ गया। अब वो पार्टिकल का क्या होगा? पार्टिकल में कोई विस्थापन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के आयाम हमने कैसे माने? 5 सेम। अगर एक का ट्रफ पड़ेगा, एक का ये वाला हिस्सा पड़ेगा, तो ये उस पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहेगा, +5। और दूसरी का ये गर्त पड़ गया, वहां पर ट्रफ पड़ गया, तो ये 5 उसको क्या करना चाहता है? नीचे दबाना चाहता है, -5। तो +5 - 5 कितना हो जाएगा? तो वो पार्टिकल ना तो ऊपर की ओर जाएगा और ना ही तो वो पार्टिकल नीचे की ओर जाएगा।
कुछ बात समझ में आती है आपको? तो यहां पर पार्टिकल किस प्रकार गति करता है अगर हम एक साथ दो या दो से ज्यादा तरंगे भेज देते हैं तो, या दो का सोचिए कि वो किस प्रकार से मोशन करता है, वो किस प्रकार से गति करता है। अब अगर आप समझ गए तो प्लीज मुझे बताएं, अगर ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट जो कि यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, जब ये वाला पॉइंट माध्यम के इस पार्टिकल के पास पहुंचेगा तो पार्टिकल किधर जाएगा और कितना जाएगा? अब आप समझ रहे हैं कि ऊपर की तरफ है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ आया? अगर ये वाला पॉइंट पहुंचेगा पर्दे पर जो कि साम्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर ऊपर पड़ता है, अब क्या होगा? तो माध्यम का पार्टिकल, वो वाला जो पार्टिकल है जहां पर ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, वो कितना ऊपर उठाएगा? 3 सेंटीमीटर। 5 तो तब ऊपर उठेगा जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा। समझ आया? अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट पहुंचेगा पर्दे पर जो कि साम्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो उस पार्टिकल का क्या होगा? किधर जाएगा और कितना जाएगा? 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है? और जब दोनों एक साथ पहुंचेंगी तो क्या हो जाया करेगा? उनका सदिश योग हो जाएगा। अगर एक तरंग इस वाले पार्टिकल को y1 विस्थापन देना चाहती है, ऊपर या नीचे ले जाना चाहती है, दूसरी तरंग आती है वो उसको y2 दूरी तक विस्थापित करना चाहती है, तो परिणामी विस्थापन आप कैसे निकालेंगे? आंसर है दोनों का सदिश योग आपको करना है। आप देखिए, दोनों का आप सदिश योग ही तो कर रहे थे। अगर एक 10 ऊपर ले जाना चाहती है, दूसरी 5 नीचे ले जाना चाहती है, तो आप +10 -5 कर देते हो। तो आप क्या करते हो? आप सदिश योग करते हो, वेक्टर सम आप करते हो। तो इससे हमको एक बात पता चलती है कि जब किसी माध्यम में एक साथ 2 या 2 से ज्यादा तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम में किसी क्षण किसी कण का जो परिणामी विस्थापन हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? आंसर है दोनों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग से निकाला करेंगे। ये समझ आया या नहीं आया आपको? आ रहा है समझ में? आपने वेक्टर सम ही तो किया भाई, आपने दिशा सही थी तो जोड़ा है। आपने कैसे किया था? अगर एक 10 ऊपर ले जाना चाहती है और दूसरी भी उस पार्टिकल को 5 ऊपर ले जाना चाहती है, तो आपने क्या किया? 15 दोनों को प्लस करके जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अगर एक नीचे ले जाना चाहती है 10, दूसरी भी 5 नीचे ले जाना चाहती है उस पार्टिकल को, तब आपने क्या किया? -15। अगर एक 10 ऊपर ले जाना चाहती है और दूसरी उसी पार्टिकल को 5 नीचे ले जाना चाहती है, तब आपने क्या किया? तब आपने 5 किस ओर? +5 ऊपर की तरफ। तो आप हर बार क्या कर रहे हो? निशान देख के जोड़ते हो, आप दिशा सहित उनको आप जोड़ते हो। ऊपर डायरेक्शन प्लस, नीचे डायरेक्शन का विस्थापन माइनस। तो आप विस्थापनों का कौन सा योग करते हो? सदिश योग आप करते हो। इसलिए सदिश योग विस्थापनों का होता है। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। और यही अध्यारोपण क्लास 11th में भी आपने वेव्स में पढ़ा हुआ था। तो हमने अध्यारोपण के बारे में लिखा है, आप देखें कि जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें, क्योंकि हम यहाँ प्रकाश का अध्यारोपण पढ़ रहे हैं तो हम प्रकाश तरंगें बोलेंगे। तो जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें एक साथ संचरित होती हैं, एक साथ ही चल रही हैं, एक तरंग जा रही है, दूसरी भी जा रही है और एक साथ वो चल रही हैं, तो उनके बीच अध्यारोपण से उन तरंगों के बीच सुपरपोजिशन होता है आपस में। उस सुपरपोजिशन से माध्यम में एक परिणामी तरंग उत्पन्न होती है, जिसके कारण माध्यम के किसी बिंदु का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, इन दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन होने से माध्यम में एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, परिणामी तरंग बनेगी। वो जो परिणामी तरंग बनेगी, किसी क्षण परिणामी विस्थापन, उस तरंग का किसी क्षण जो परिणामी विस्थापन होगा वो उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा।
बाई चांस ये पार्टिकल को एक तरंग आती है y1 विस्थापित करना चाहती है, दूसरी तरंग आती है y2 विस्थापित करना चाहती है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन कितना बनेगा? आंसर है y1 प्लस y2। लेकिन कौन सा योग? सदिश योग। इसलिए ये देखिए हमने बनाया, हमने यहां पर लिखा वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3, क्योंकि हमने माना कि दो से ज्यादा तरंगे हैं। अगर दो तरंगे होंगी तो आप केवल दो हिस्से, दो टर्म लेंगे, तीन होंगी तो तीन टर्म्स आप लेंगे, ज्यादा तरंगे होंगी तो उतने टर्म्स लेंगे, जितनी वेव्स होंगी उतने टर्म्स यहां पर आप लेंगे। तो ये वाली जो घटना होती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण। और ये क्योंकि प्रकाश तरंगों में हो रहा है इसलिए हमने इसका नाम रखा प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। तो क्या आपको सुपरपोजिशन लाइट वेव्स का समझ आया कुछ? ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे आ गया है कि कौन सा पार्टिकल पे जो तरंगे पहुंचेंगी तो वो क्या करेगा? वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना विस्थापन किधर की तरफ देना चाहती हैं वो तरंगे, उसके हिसाब से उसका रिजल्टेंट बनेगा और फिर हम उसका परिणामी विस्थापन बता सकते हैं सदिश योग करके। अब हमने देखा कि जो अध्यारोपण होता है वो दो तरह का होता है। प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक सुसंगत अध्यारोपण होता है जिसे आप बोलते हैं कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, और दूसरा होता है असंगत अध्यारोपण जिसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। अब ये सुसंगत अध्यारोपण और असंगत अध्यारोपण में क्या होता है? सुसंगत और असंगत अध्यारोपण, इनको थोड़ा सा आपको समझना है बड़ी बारीकी से कि ये होते क्या हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि सुसंगत अध्यारोपण किसको कहेंगे, मैं आपको बताता हूं, ऐसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये एक वेव है, ठीक है, या मैं ऐसे ले लेता हूं इसको, ये एक वेव है, इसमें ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, ऐसे ये तरंग आगे की ओर बढ़ते जाती है। चलिए ऐसे ऐसे रख लेते हैं इसको हम। क्रेस्ट ट्रफ, जो ऊपर है वो क्रेस्ट, जो नीचे है वो ट्रफ, श्रृंग गर्त, ठीक, ऐसे ये तरंग जाती है और ये पर्दा है, ये पर्दा है। पर्दे पर जब ये तरंग ऐसे पहुंचती है तो थोड़ा सा सोचिए, जब ये वाला हिस्सा पहुंचेगा तो ऊपर उठाने के प्रयास करेगा, ये ले जाएगा तो नीचे, श्रृंग पहुंचा, जब श्रृंग पहुंचेगा तो आयाम मैक्सिमम होगा, आयाम मैक्सिमम होगा। बाई चांस अगर पहली तरंग का आयाम a1 है और दूसरी तरंग का आयाम a2 है, तो जो पहली तरंग होगी वो पर्दे पर कितनी चमक उत्पन्न करेगी? वो पर्दे पर चमक उत्पन्न करेगी a1 स्क्वायर के अनुक्रमानुपात में। आप याद करें, प्रकाश जो भी तरंगों का तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, क्लास 11th में आपको बताया गया है। अगर दूसरी तरंग का आयाम a2 है तो वो जब पर्दे पर पड़ेगी तो कितनी चमक उत्पन्न करेगी? a2 स्क्वायर के अनुक्रमानुपात में उत्पन्न करेगी। तो अगर ये पहली वाली तरंग है a1 आयाम वाली, अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ये वाला हिस्सा पहुंचा कितनी चमक आई होगी? a1 स्क्वायर। ये पहुंचा साम्यावस्था 0, ये वाला पॉइंट। हम 3 पॉइंट्स का जिक्र करेंगे, श्रृंग 0 वाला पॉइंट, गर्त फिर 0, क्रेस्ट 0, ट्रफ 0, क्रेस्ट 0, ट्रफ, ऐसे। अब आप सोच के मुझे बताइए, ये पर्दा लगाया है हमने, यहां पर तरंग पहुंची, कितनी चमक आएगी पर्दे पर? a1 स्क्वायर। कितनी चमक आएगी? 0। अब कितनी चमक आएगी? a1 स्क्वायर। अब 0, ये पॉइंट पहुंचा ना, ये वाला। अब देखिए कौन सा पॉइंट पहुंचता है। अब कितनी चमक आएगी? 0। अब कितनी चमक आएगी? a1 स्क्वायर। अब समझ आ रहा है? तो ये चमक कैसे पहुंच रही है? a1 स्क्वायर 0, a1 स्क्वायर 0, a1 स्क्वायर 0, a1 स्क्वायर 0, ऐसे लगातार चमक पहुंच रही है। दूसरी तरंग अगर हम डालेंगे जिसका आयाम a2 है,
उस वक्त क्या होगा? उस वक्त भी यही चीज होगी, उस वक्त भी यही होगा कि अगर ये वाला हिस्सा पहुंचा तो चमक कितनी, ये पहुंचा तो A2 स्क्वायर, वेरी गुड, ये पहुंचा तो ये, अब A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर 0। पर्दे पर जब ये तरंग अकेले पहुंचती है तो एक जैसी चमक बिल्कुल देती है, एक जैसी चमक, 0 A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर 0, A2 स्क्वायर, इस तरीके से एक जैसी बिल्कुल चमक देती है। एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित अंतराल के बाद 0, फिर निश्चित अंतराल के बाद A2 स्क्वायर, फिर 0, मतलब वो जितना टाइम इंटरवल लेती है उसमें तरंग की चमक जब A2 स्क्वायर पहुंचती है तो फिर A2 पहुंचती है, 0 है तो फिर 0 पहुंचती है। लेकिन हर समय के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद चमक हर बार उतनी ही पहुंचती है उस पर। जब ये तरंग जाती है ये वाली, तो ये भी ऐसे ही पहुंचती है। समान समयांतरालों में चमक जब पहुंचती है तो समान तीव्रता फिर देती है पर्दे को वो। अब हमने क्या किया, तो आप देखिए समान समयांतराल के बाद जब तरंग पहुंच रही है तो एक जैसी चमक दे रही कि नहीं दे रही पर्दे को? अगर एक जैसी चमक वो हर बार देती है, हर बार A1 स्क्वायर के बाद 0, फिर A1 स्क्वायर, फिर 0, फिर A1 स्क्वायर, वो बदलती तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं करती ना कि एक बार A1 स्क्वायर दिया फिर 0 आया फिर उसके बाद A1 स्क्वायर आता है, ऐसा तो नहीं करती कि A1 स्क्वायर आया 0 आया फिर A1 स्क्वायर ना आके कुछ और आ गया, ये नहीं काम करती है वो। A1 स्क्वायर आता है फिर 0 आता है फिर A1 स्क्वायर आता है, कॉन्टिन्यूअस एक जैसी चमक पर्दे पर आपको देता है वो, भले ही थोड़ी थोड़ी देर में देता है। तो पर्दे पर जो चमक पहुंचती है वो किस प्रकार की पहुंचती है, आप देखिए ये पर्दा है, पर्दे पर चमक पहुंची 0 A1 स्क्वायर 0 A1 स्क्वायर 0 A1 स्क्वायर 0 A1 स्क्वायर, ऐसी चमक पहुंचती है। तो पर्दे पर लगातार अंधेरा चमक, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट होता रहता है, लेकिन ये इतनी तेज होता है कि पर्दे पर हमको एक जैसा बिल्कुल ब्राइटनेस दिखती रहती है, हमें ये डार्क ब्राइट होता हुआ नहीं दिखता उस पे। बात समझ में आती है? तो इन दोनों में से कोई भी वेव जब यहां पर पर्दे पर ऐसे पहुंचती है तो इतनी तेज ये चलती है कि यहां पर होता क्या है, एक्चुअली होता ये है 0 A1 स्क्वायर 0 A1 स्क्वायर 0 A1 स्क्वायर, ऐसे चमक घटती बढ़ती रहती है। तो चमक कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमको वो चमक घटते और बढ़ते दिखती नहीं है, एक जैसे चमक दिखती है, एवरेज दिखता है उसका। अगर ये वाली जाती है तो भी क्या हो रहा है, चमक घटेगी बढ़ेगी, 0 A2 स्क्वायर 0 A2 स्क्वायर 0 A2 स्क्वायर, तो इसमें भी चमक कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। लेकिन जब घटती है तब 0 पहुंचती है और जब बढ़ती है तो A2 स्क्वायर पहुंचती है, और कोई वैल्यू नहीं देता जाके वो, इनके बीच की वैल्यू जाती है मैक्सिमम A2 स्क्वायर मिनिमम 0 तक। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं दिखता, हमको कैसा दिखता है, हमको एक जैसी चमक यहां पर्दे पर दिखती है। क्यों? क्योंकि ये तरंगे बड़ी तेजी से, ये सब काम बड़ी तेजी से होता है और हमारी आंखें इतनी तेज होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमको वो एक जैसी ब्राइटनेस पर्दे पर मिलती है। इस प्रकार का इसे बोलते हैं, क्योंकि अभी यहां अध्यारोपण नहीं हुआ, अध्यारोपण नहीं हुआ। अध्यारोपण तो तब होता है जब 2 या 2 से अधिक तरंगे जाती हैं। अब थोड़ा सा इसको सोचिए, अब हमने ये दोनों तरंगे एक साथ भेज दी, दोनों तरंगे एक साथ भेजी, तो हमने कैसे भेजा, थोड़ा सा इसको गौर से देखिए। जब पहली का सरंग गया उसी वक्त दूसरी का सरंग भी जा रहा है, जब पहली का गर्त जा रहा है उसी समय दूसरी का भी गर्त, पहली का सरंग दूसरी का सरंग, पहली का गर्त दूसरी का गर्त, दोनों के एक साथ क्रेस्ट, दोनों के एक साथ ट्रफ, दोनों के एक साथ क्रेस्ट, दोनों के एक साथ ट्रफ। जब ऐसे जाते हैं, अगर बाई चांस मान लिया कि इसमें दोनों के आयाम 5 5 5 हैं दोनों के, तो आप बताएं, ध्यान से मुझे बताइएगा, ये दोनों के सरंग और गर्त एक साथ जा रहे हैं,
अब पर्दे पर चमक बताएंगे, कितनी चमक, अब कितनी चमक, चमक 10 नहीं, दोनों का श्रृंग गया, ये भी 5 ऊपर उठाना चाहती है, वो भी 5 ऊपर उठाना चाहती है, तो ये पार्टिकल कितना ऊपर उठेगा, आयाम कितना हो गया उसका 10, और तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो कितनी चमक पहुंची 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100। इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी समान समयांतराल में ब्राइटनेस तो समान ही पहुंच रही है ना, हर बार 0 के बाद 100 आता है, हर बार 0 के बाद 100 आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार 0 के बाद 100 आया, फिर अगली बार 0 के बाद 80 आया, फिर अगली बार 0 के बाद 120 आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है, हर बार निश्चित समयांतराल में एक निश्चित चमक ही पर्दे को मिलती है। समझ में नहीं आई ये बात आपको, क्यों भाई, आया, अच्छा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, हमने इनको थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे कर दिया, अब इनके बारे में सोचिए जरा, जब हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, ध्यान से देखिए, पर्दे पर इसका ये वाला पॉइंट पहुंचा ऐसे, ध्यान से देखना, तो ये वाली वेव इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, और ये वाली दूसरी वाली इसको ये 3 ऊपर उठाना चाहती है, तो यहां का पार्टिकल कितना ऊपर उठेगा 5। पहली वाली 2 ऊपर उठाना चाहती थी, दूसरी वाली 3 ऊपर उठाया, तो कितना ऊपर उठेगा 5। इस जगह का आयाम कितना बना इसका परिणामी तरंग का 5, तो चमक कितनी पहुंचेगी 5, 25। ऐसे ही यहां वाले में यही होगा 25, 25, 25, 0, 25, 0, 25, ये होगा। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस हर जगह का कैसा कर दिया है, देखो दोनों के क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप था वो हर जगह का कैसा था, बिल्कुल एक जैसा गैप दोनों के बीच हर जगह का था। इस वक्त भी जब पर्दे पर प्रकाश तरंगे पहुंचेंगी तो वो एक जैसी चमक देंगी, भले 0, 100, 0, 100, 0, 100 नहीं दे पाएंगी, लेकिन कितनी देंगी 0, 25, 0, 25, 0, 25 ऐसे तो देंगी। समान समयांतराल में जो पर्दे पर ब्राइटनेस पहुंचेगी वो कैसी पहुंचेगी, एक जैसी पहुंचेगी। और 2 तरंगे हैं, एक साथ संचरित होती हैं, समान समयांतराल में समान चमक दे रही हैं पर्दे को। इस प्रकार का जो अध्यारोपण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के अध्यारोपण को ही कहा जाएगा सुसंगत अध्यारोपण। नहीं समझ में आया, क्या कहा जाएगा इसको, सुसंगत अध्यारोपण। हालांकि उसमें दिखेगा कुछ नहीं आपको, दिखेगा क्या आपको, एवरेज ही उसका दिखेगा आपको। ये ऐसा ज्यादा कम प्रकाश की चमक ज्यादा कम होते हुए आपको नहीं दिखेगी, एक जैसी चमक ही पूरे पर्दे पर आपको मिलेगी, लेकिन ये वहां पर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो अध्यारोपण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुसंगत अध्यारोपण। सुसंगत अध्यारोपण के बारे में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा असंगत अध्यारोपण को भी समझ लीजिए, उसके बाद आप इसे देखिए। असंगत अध्यारोपण के बारे में समझने की कोशिश करें। देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक तरंग ऐसे जा रही है और जाकर ये यहां पर बाई चांस मैंने मान लिया यहां पर एक पर्दा है, यहां पर ऐसे पहुंचती है। एक दूसरी तरंग भी जा रही है, दूसरी तरंग भी जाके इस पर्दे पर पहुंचती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, दोनों के आयाम 5-5 सेंटीमीटर हैं, गौर से समझिएगा। जब ये वाला पार्ट पर्दे पर पहुंचेगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा आप बताएं। यहां पर इसका तो -5 है और इसका क्या है +5 मान लिया, या +5 वैसे यहां आता तो इसको +4 मान लो आप। इसका -5,
इसका +4। आप बताएं परिणामी क्या बनेगा यहां? -1। जीरो कहां बनेगा? इसका -5, इसका +4, तो परिणामी कितना बनेगा? -5 + 4, -1 बना। -1 का क्या मतलब? नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर। तो जब ये वाला पोर्शन पर्दे पर पहुंचेगा तो वहां माध्यम का जो भी कण होगा वो कण 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, वहां कितनी चमक मिलेगी आपको? 1 का स्क्वायर कर दो, 1 चमक मिलेगी। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट जब पहुंचेगा पर्दे पर, अब देखो क्या होगा। ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा तो ये +5, ये भी +5, दोनों का +5 यहां पर पहुंचेगा। तो पर्दे का पार्टिकल, उस जगह माध्यम को जो पार्टिकल होगा उसका परिणामी विस्थापन क्या होगा? 10 प्लस की माइनस? +10। चमक कितनी पहुंचेगी? 100। 10 का स्क्वायर करो, 100 चमक आ गई। पर्दे पर कितनी चमक पहुंची? 100। फिर इसको देखो, इसका ये -5, इसका ये +5। पर्दे पर परिणामी विस्थापन, चमक कितनी पहुंची? 0। इसका ये देखिए यहां पर जा रहा है ऐसे, ये +5 और इसका 0। पर्दे पर जब पहुंचेंगे तो परिणामी विस्थापन +5, चमक कितनी मिलेगी? 25। इसका ये वाला पॉइंट पहुंचेगा जब, तो ये -5 और ये +5, चमक कितनी? 0। इसका जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, ये +5 और ये +1, +6, 6 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, चमक कितनी? अब क्या हो रहा है आप सोचिए। हम हर बार समान समयांतराल ही तो ले रहे हैं, हर बार श्रृंग गर्त का ही तो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहां अब क्या हो रहा है, जब ये वाला हिस्सा पहुंचता है, ये वाला हिस्सा, तो चमक 1 पहुंचती है। जब ये वाला हिस्सा पहुंचता है तो चमक 100 हो जाती है। जब ये वाला हिस्सा पहुंचता है तो चमक 0। जब ये वाला हिस्सा पहुंचता है तो चमक 25। जब ये वाला हिस्सा पहुंचता है चमक 0। ये वाला हिस्सा पहुंचता है तो चमक 36। क्या समान समयांतराल में समान चमक पर्दे पर दिख रही है आपको? समान चमक नहीं मिल रही है। तो ये वाला जो सुपरपोजिशन है, इस वाले सुपरपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? असंगत अध्यारोपण। प्रकाश तरंगों का असंगत अध्यारोपण होगा। यहां पर क्या होता था? सुसंगत में क्या होता था? याद करिए, 0 100 0 100 0 100 0 100, जो मिलता था वो कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी, बिल्कुल बदलता नहीं था अपने आप को। अब थोड़ा सा सोचिए जरा, अगर इन तरंगों को ऐसे के बजाय हम ऐसा कर दें, ऐसे देखो ध्यान से, इस तरह से कर दें, गौर से देखिएगा इस चीज को, ऐसे हमने कर दिया। जहां पहली का श्रृंग आता है वहीं पर दूसरी का क्या आता है? गर्त आता है। यहां एक का क्रेस्ट, दूसरी का ट्रफ, एक का क्रेस्ट, दूसरी का ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो एक तरंग के क्रेस्ट पर दूसरी तरंग का क्या पहुंचता है? एक तरंग की क्रेस्ट पर दूसरी तरंग का ट्रफ पहुंचता है। अब उस समय जब पर्दे पर इस तरीके से तरंग पहुंचेगी तो परिणामी विस्थापन क्या मिलेगा? ध्यान से मुझे बताइएगा। 0 मिलेगा। इसको ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको अलग दिख सकता है, लेकिन आप थोड़ा सोच लो कि अगर ये ऐसा होता तो क्या होता। देखो ये हिस्सा पहुंचा चमक, ये 0 की कुछ और, क्योंकि ये +5 और ये -5, 0। ये अब 0 0 0, क्योंकि +5 -5 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब अब ये हिस्से पहुंच रहे हैं तो ये चमक पर्दे पर कैसी मिल रही है? हर वक्त कैसी मिल रही है? 0। तो ये वाला सुपरपोजिशन कौन सा है? इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है? आंसर है ये वाला सुपरपोजिशन भी कंसिस्टेंट है। भले चमक कितनी मिल रही है? 0, लेकिन
समान समयांतराल में चमक बदल नहीं रही है। देख रहे हैं, टाइम बदलने पर ब्राइटनेस उसकी चेंज नहीं होती है। जीरो है तो जीरो ही है, फिर अपने आप को बना के रखती है वो। ये वाला सुपरपोजिशन कौन सा सुपरपोजिशन है? कंसिस्टेंट। और ये वाला कौन सा है? इनकंसिस्टेंट। इसका अगर मैं रिजल्ट बनाऊंगा, देखो इसका अगर मैं रिजल्ट बनाऊंगा तो वो रिजल्ट कैसा बनेगा? ध्यान से देखिएगा, वो रिजल्ट ऐसा बन सकता है, ऐसे। कोई नियम नहीं होगा इसके रिजल्ट का। कैसे कोई नियम नहीं होगा? हो सकता है इतनी देर तक बिल्कुल अंधेरा ही रह जाए, इतनी देर तक बहुत ज्यादा चमक पर्दे पर आ जाए, तो इतनी देर तक अंधेरा ही रहेगा, इतनी देर तक बहुत ज्यादा चमक रहेगी, फिर इतनी देर तक बहुत ज्यादा चमक रहेगी, फिर पीछे का बहुत देर तक अंधेरा बना रहे। तो ये वाला जिसका कोई नियम नहीं होगा, ये वाला सुपरपोजिशन कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट, असंगत अध्यारोपण। अब आप कैसे पहचानोगे कि कहीं पर सुसंगत अध्यारोपण हो रहा है कि कहीं पर असंगत अध्यारोपण हो रहा है? मैं आपको बताऊं, नॉर्मली देखकर आप दोनों में से किसी को पहचान नहीं सकते। कि आप दीवार पे देखोगे, आप पर्दे को देखोगे, आपको सुसंगत और असंगत का पहचान में आ जाएगा। कभी पहचान नहीं पाएंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ देर तक अंधेरा, कुछ देर तक उजाला, फिर ऐसे चलेगा। कोई नियम नहीं है इसका, कोई नियम नहीं है। लेकिन होता तो यह भी इतनी तेज है कि आप इसका भी अंधेरा और उजाला होता हुआ देख नहीं पाएंगे। तो अगर अध्यारोपण सुसंगत हो रहा है किसी पर्दे पर, दिखाई देने की जहां तक बात है तो दिखाई हमको वो भी नहीं समझ पाएंगे। असंगत अध्यारोपण हो रहा है तो हम समझ तो उसको भी नहीं पाएंगे। लेकिन सुसंगत और असंगत में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश आप करिए। हमने चित्र से भी बताया और ऐसे प्रैक्टिकली भी आपको करके इसको हमने दिखाया। अब आप मुझे बताएं, क्या सुसंगत और असंगत में कुछ अब फर्क समझ में आ रहे हैं आपको? तो अगर समान समयांतराल में एक जैसी चमक पहुंचती है पर्दे पर, फिर वो चाहे अधिकतम पहुंचे, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, या उनके बीच की चमक हो, लेकिन अगर समान समयांतराल में हर बार उतनी ही चमक पहुंच रही है, तो ये वाला अध्यारोपण कौन सा है? सुसंगत। लेकिन अगर समान समयांतराल में जो ब्राइटनेस पहुंचती है, उस ब्राइटनेस की वैल्यू समान समयांतराल में लगातार बदलते चली जाती है, तो फिर ये वाला अध्यारोपण कौन सा अध्यारोपण होगा? ये वाला अध्यारोपण असंगत अध्यारोपण होगा। पर्दे पर जब देखेंगे तो दोनों में क्या फर्क दिखेगा? कुछ नहीं समझ में आएगा हम लोगों को। नॉर्मल आईज में हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि पर्दे पर हम सुसंगत और असंगत अध्यारोपण को होते हुए देख सकें, हम नहीं समझ पाएंगे। हमको दोनों हालातों में, अगर सुसंगत अध्यारोपण हो रहा है तो भी पर्दे पर हमको औसत चमक दिखती है, अगर असंगत अध्यारोपण हो रहा है तो भी हमें पर्दे पर औसत चमक ही दिखती है। ऐसे तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन आप चित्र के माध्यम से देखें, दोनों का डिफरेंस आपको साफ दिखेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के अध्यारोपण को हम क्या बोलेंगे? असंगत अध्यारोपण। सुसंगत अध्यारोपण के बारे में देखो, हमने लिखा हुआ है, यदि प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण इस प्रकार का है कि पर्दे पर हमें लगातार एक जैसी प्रकाश की तीव्रता मिलती है, समान समयांतराल में एक जैसी चमक हमको मिलती है, तो इस प्रकार के अध्यारोपण को कौन सा अध्यारोपण बोलते हैं? सुसंगत अध्यारोपण कहा जाता है। सुसंगत अध्यारोपण की शर्त क्या है? सुसंगत अध्यारोपण की शर्त देखिए क्या है। आपने अब बताओ, अगर एक का स्रंग दूसरी के स्रंग से, एक का गर्त दूसरी के गर्त से, अगर ऐसा मिलते हुए तरंग आगे बढ़ रही है तो यह सुसंगत अध्यारोपण होगा कि असंगत होगा? सोचो, बताइए। दोनों के क्रेस्ट एक साथ, दोनों के ट्रफ एक साथ, ऐसा अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये कौन सा सुपरपोजिशन मिलेगा? सुसंगत, कंसिस्टेंट। अब आपका हम नॉलेज चेक करेंगे। आप बताएं, हमने इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर दिया,
एक को थोड़ा सा आगे और एक को थोड़ा सा पीछे, इतना डिफरेंस हमने इसमें पैदा कर दिया हल्का सा। और ये डिफरेंस जितना यहां है उतना यहां पर है, उतना ही यहां डिफरेंस है। अब जब ये पर्दे पर पहुंचेंगी तो आपको कौन सा सुपरपोजिशन मिलेगा, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, क्योंकि पर्दे पर समान समयांतराल में चमक भी समान पहुंचेगी, भले कम पहुंचेगी थोड़ी, लेकिन जितनी पहुंचेगी उतनी हर बार सेम पहुंचेगी, कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा हमने और डिफरेंस कर दिया, एक का श्रृंग और दूसरी का गर्त हमने मिला दिया, और ये कहां पर हुआ? आंसर है एक का क्रेस्ट और दूसरी का ट्रफ, यहां भी मिला, यहां भी है, यहां भी है। अब ये चीज जब पहुंचेगी पर्दे पर तो ये कैसा सुपरपोजिशन देगी आपको, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, वेरी गुड। कैसे? भले पर्दे पर चमक कैसी पहुंचेगी, लेकिन चमक अपने आप को बदलेगी तो नहीं, इसकी तरह तो नहीं करेगी ना कि कुछ दूर तक चमक अपनी आपकी जीरो कर दे बिल्कुल, फिर कुछ समय तक बिल्कुल बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर दे, ये नहीं करेगी। समान समयांतराल पे जो ब्राइटनेस पहुंचेगी वो एक जैसी ब्राइटनेस होगी। समझ में आया? और थोड़ा सा हमने ऐसा डिफरेंस कर दिया, ऐसा, यहां पर भी दोनों के बीच उतना ही डिफरेंस है, तीसरे नंबर की वेव में भी उतना ही डिफरेंस है, चौथे का क्रेस्ट दोनों के एक जैसे हैं, और पीछे चले जाओ 1 करोड़वां क्रेस्ट भी देखोगे जाके तो भी उसमें इतना ही डिफरेंस है। अब जब ये तरंगे पर्दे पर पहुंचेंगी तो कौन सा सुपरपोजिशन मिलेगा? अभी भी कंसिस्टेंट मिलेगा। इनकंसिस्टेंट क्यों होगा अभी? क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस कैसा जा रहा है, एक जैसा डिफरेंस बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ये तरंगे ऐसे पहुंचने लगे, पहले दोनों के शुरुआत में दोनों के क्रेस्ट एक साथ, दोनों के ट्रफ भी एक साथ, लेकिन एक के ये पास पास हैं, एक के दूर दूर हैं, देखो एक के ये दूर दूर थे थोड़ा, एक के ये थोड़े पास पास थे, तो वहां पर आपको कैसा मिल गया? इनकंसिस्टेंट मिला। इसका मतलब जब ये वेव्स ऐसे चलेंगी, ऐसे चलना शुरू करेंगी और ऐसे, इनके बीच का डिफरेंस हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, वो डिफरेंस बार बार क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो आपको कौन सा सुपरपोजिशन मिलेगा? तब आपको इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा। तो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की शर्त क्या है कि कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की शर्त यह है, पहली वेव दूसरा वेव नहीं, पहली क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट तीसरा क्रेस्ट, और ऐसे पीछे चले जाओ 1,00,000वां जो क्रेस्ट आए उसके बीच का भी डिफरेंस कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां दोनों के बीच डिफरेंस कुछ है, 1,00,000वें क्रेस्ट पर पहुंचे वहां डिफरेंस दोनों के बीच का बदल गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ससंगत अध्यारोपण की शर्त क्या है? सुसंगत अध्यारोपण की शर्त है कि तरंगों के बीच का कलांतर, उनका फेज डिफरेंस नियत रहना चाहिए, बिल्कुल फेज डिफरेंस जगह जगह पर बदलना नहीं चाहिए, एक जैसा फेज डिफरेंस होना चाहिए। यह सुसंगत अध्यारोपण की शर्त होती है, याद रखिएगा सभी लोग। कभी भी कोई पूछेगा सुसंगत अध्यारोपण की शर्त क्या है, तो सुसंगत अध्यारोपण की शर्त यह है कि दोनों तरंगों के बीच का कलांतर एक समान रहना चाहिए, जितना हो उतना रहे। अगर दोनों के बीच का कलांतर π/4 है, ठीक है, पहली वाली कृष्ण में भी π/4 हो, 1,00,000वें पार्ट में भी π/4 हो, 1,000वें में भी π/4 हो, सब जगह उतना ही कलांतर नियत रहना चाहिए, फेज डिफरेंस उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। यह सुसंगत अध्यारोपण की शर्त है। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर फेज डिफरेंस π/4 है, 100वीं वाली कृष्ण में देखा फेज डिफरेंस π/2 हो गया, 1,00,000वीं वाली में देखा पाई हो गया, तो फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। तो ये वाले जो सुपरपोजिशन अब होगा ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। कौन सा वाला होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इसके नीचे और एक दो बातें लिखी। इस प्रकार की तरंगों को कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। किस प्रकार की तरंगे? जिनके बीच कला का अंतर नियत रहता है। इनके लिए हमने फिजिक्स में एक एडजेक्टिव बनाया, फिजिक्स में एक
विशेषण बनाया उसके लिए हमने, और उसका नाम क्या रखा गया? कला संबद्ध। बहुत फेमस वर्ड है, तरंग में बहुत पूछा जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन भी, ये जितना कुछ लिखा है ना, इससे 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सुसंगत अध्यारोपण के लिए क्या आवश्यक शर्त है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। उसके लिए दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कैसा रहना चाहिए? सेम। ठीक है। कला संबद्ध तरंगे कौन सी होती हैं? 2 या 2 से अधिक ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर नियत रहता है, एक जैसा रहे। कहां एक जैसा रहे? पहली वाली में, 100 नंबर वाली में, 1000वीं वाली में, कहां एक जैसा रहे? हर जगह एक जैसा रहे, बदलना नहीं चाहिए उसको। और देखो तो इन प्रकार की तरंगों के लिए हमने क्या एडजेक्टिव बनाया? कला संबद्ध। अंग्रेजी में कोहिरेंट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोहिरेंट कहा जाएगा। और आगे एक पॉइंट बनाया, इन तरंगों के स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। मतलब ये दोनों तरंगें जिन स्रोत से आ रही होंगी, ये दोनों तरंगें जिस सोर्स से निकल रही होंगी, उन सोर्सेस को क्या बोलेंगे? कोहिरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध स्रोत कहे जाएंगे। वो तो बड़ा सिंपल है। तो इन तरंगों के स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? तो कला संबद्ध स्रोत प्रकाश के ऐसे स्रोतों को कहा जाता है जिनसे कला संबद्ध तरंगे उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं। तो कला संबद्ध तरंगे किसको कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर हर वक्त नियत रहता है। बात समझ में आई? ऐसे। और देखो कला संबद्ध तरंगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आंसर है कला संबद्ध तरंगों में एक तो क्वालिटी देखी कि कलांतर कैसा होना चाहिए? नियत। और एक आदि। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के क्रेस्ट, जैसे ये क्रेस्ट हर बार कैसी दूरी पर हो? सेम डिस्टेंस पर हो। अगर यहां पर इनकी बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहां 8 हो जाएगी, तो फिर कम ज्यादा हो जाएगा कम ज्यादा। और ये 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी को आपको याद होगा क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो दोनों की क्या सेम होनी चाहिए? तरंग दैर्ध्य सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां पर ये डिस्टेंस 10 है, अगले 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस 8 है, अगले 2 क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस 6 है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर दोनों का कलांतर एक जैसा नहीं रह पाएगा। तो ये दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम। और ये दोनों की ये दूरी कहलाती क्या है? तरंग दैर्ध्य। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये क्लास 11th में सब पढ़ाए गए हैं आपको। तो कला संबद्ध तरंगों में क्या क्वालिटी होती है? कला संबद्ध तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति एक तो बराबर हो, तरंग दैर्ध्य भी समान होनी चाहिए, और उनके बीच कलांतर कैसा रहना चाहिए? नियत। तो कभी कभी बोलते हैं कला संबद्ध तरंगों के गुण बताइए। आप 3 गुण 1 by 1 लिख सकते हो। नंबर 1, कला संबद्ध तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। नंबर 2, कला संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्ध्य आपस में समान होना चाहिए। नंबर 3, कला संबद्ध तरंगों की कलांतर सदैव नियत रहना चाहिए। 3 गुण हो गए, और किसी भी चीज में वो 3 गुण हो जाते हैं, पर्याप्त, सफिशिएंट है। आपको 10 गुणों की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां से 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो इतना पोर्शन आपने आज पढ़ा हुआ है। अब आप ये मुझे बताएं, फिर से लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आपने अध्यारोपण समझा कि नहीं समझा। ध्यान से बताइएगा, जब ये वाली तरंग पर्दे पर पहुंचेगी तो एक्चुअली चमक का क्या होगा? क्या एक जैसी चमक ही पर्दे पर रहेगी या ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होगा? बदलते रहेगा। आपको क्या दिखेगा? एक जैसा एवरेज दिखेगा उसका। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन बड़ी तेजी से होगा। दूसरी पहुंचेगी तो ब्राइटनेस में कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। आपको कैसा दिखेगा? एक जैसा, क्योंकि ये वाला चेंज बड़ी तेजी से होगा। तो हमको उसका क्या दिखता है?
एवरेज दिखता है, औसत दिखता है। औसत दिखता है मतलब अगर मैक्सिमम चमक है अगर मैक्सिमम चमक है 32, 64 या 100, मैक्सिमम 100, मिनिमम 0, 100, 0, 100, 0, तो पर्दे पर आपको कितनी चमक दिखेगी? 50। अभी आप ही बोल रहे एवरेज दिखेगा, तो 100 और 0 का एवरेज क्या होता है? 50। तो आपको ब्राइटनेस कितनी दिखेगी पर्दे पर? 50। बात समझ में आई? अच्छा, दोनों तरंगों, अब हमने दो तरंगे एक साथ भेज दी और दोनों के क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिले हुए हैं। एक साथ दोनों के क्रस्ट पहुंचते हैं, एक साथ दोनों के ट्रफ पहुंचते हैं। पर्दे पर ब्राइटनेस का क्या होगा अगर दोनों के आयाम 5 5 हैं? वो 0, 100, 0, 100 यही तो होगा। 0, 100, 0, 100, 0, 100। ये कौन सा सुपरपोजिशन है? कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है, क्योंकि समान समयांतराल में चमक हर बार 0, 100, 0, 100, 0, 100 यही परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन अपने आप को कभी बदलता नहीं है। तो ये वाला सुपरपोजिशन कौन सा? कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। यहां पर भी आपको पर्दे पर क्या ये बदलता हुआ दिखेगा? पर्दे पर बदलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअली होता तो है ये। और ये वाला सुपरपोजिशन कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होगा। अगर इस तरीके की दोनों वेव्स पहुंचेंगी तो ये कौन सा सुपरपोजिशन होगा? इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है, ये रिजल्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में क्या होता है? कुछ देर तक का अंधेला ही अंधेला बना रहे, कुछ देर तक हो सकता है पर्दे पर उजाला ही उजाला बना रहे। लेकिन ये भी, इसको भी देखकर पर्दे पर आप पहचान जाओगे क्या? आंसर देखकर तो हम नहीं पहचान सकते क्योंकि हमारी आंखों में उतनी पावर नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है। और इस प्रकार का जो सुपरपोजिशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पर्दे पर हमने देखा, इसमें पर्दे पर एक जैसा बदलाव नहीं हो रहा था। यहां पर जब पहुंचा तो पर्दे पर कितना पहुंचा? एक चमक पहुंची। ये वाला पहुंचा 100 पहुंची, ये वाला 0 ब्राइटनेस, ये वाला 25 ब्राइटनेस, ये 0 ब्राइटनेस, ये हिस्सा 36 ब्राइटनेस। तो क्या समान समयांतराल में पर्दे पर चमक जो पहुंच रही थी, ब्राइटनेस एक जैसी पहुंच रही थी? चेंज हो रही थी, एक जैसी नहीं पहुंच रही थी। तो ये वाला सुपरपोजिशन कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। इसमें भी पर्दे पर दिखेगा कैसा? दिखेगा तो एक ही जैसी चमक हमको। नॉर्मली आईज से देखकर आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को अलग अलग कर लेंगे, ये असंभव है भाई। देखो, नॉर्मली तो नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से ये होता है उस पे। तो ये इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है। इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की शर्त क्या है? नहीं सॉरी, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की शर्त क्या है? कि दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कैसा रहना चाहिए? एक जैसा। उनके बीच का अंतर जो हो वो बिल्कुल एक जैसा हो चाहे जितना, चाहे पाई हो, पाई/4 हो, पाई/2 हो, 2 पाई हो, कितना भी हो, लेकिन होना बिल्कुल एक जैसा कलांतर चाहिए। इस प्रकार की जो तरंगे होंगी उन तरंगों को क्या बोला जाएगा? कला संबद्ध तरंगे, कोहेरेंट वेव्स। इस प्रकार की तरंगे जिन स्रोतों से निकलेंगे उन स्रोत को क्या बोलेंगे? कला संबद्ध स्रोत बोला करेंगे। और कला संबद्ध तरंगों की क्वालिटी बताएं। कला संबद्ध तरंगों की क्या पहचान होगी? कौन सी तरंगों को कला संबद्ध तरंगे बोलेंगे? उनकी आवृत्ति भी सेम होगी, तरंग दैर्ध्य भी सेम होगी और उनके बीच का कलांतर तो स्थिर रहना ही चाहिए। समझ आया? तो ये हुआ सुपरपोजिशन से रिलेटेड। अब क्योंकि हमने कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन को देखा, उसकी शर्तें देखी, अब हम ये जानना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं ये इस प्रकार के प्रकाश स्रोत कहां मिलेंगे? क्या हम आजू बाजू में रखकर 2 बल्ब ऐसा जला देंगे? 2 बल्ब, ऐसे 2 बल्बों को लाकर एक पास में ऐसा रख के हम जलाएंगे, ऑन करेंगे, तो क्या ये दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे? आंसर इज नो। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, आप याद रख लीजिए। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत की, एक मोमबत्ती यहां जला दो, एक मोमबत्ती यहां कैंडल जला दो और दोनों कला संबद्ध हो जाएंगे? असंभव, हो ही नहीं सकता।
तो एक तो ये रूल हमेशा के लिए याद कर लो कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। कि आप ये सोचें कि लाओ अगल बगल रखकर हम दो बल्बों को जला दें, एक जैसे बल्बों को, तो कला संबद्ध निकलेंगी और कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन हम करवा लेंगे, असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं हो सकते? तो और नहीं हो सकते तो फिर कैसे हम कला संबद्ध स्रोत बनाएंगे? कुछ आप सवाल समझ में आ रहे हैं आपको बातें, कि अगर दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते तो कला संबद्ध स्रोत हम कैसे बनाएंगे? इन सब बातों की स्टडी करने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। ओके, आई होप कि आज आपको ये सुपरपोजिशन का पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते, और अगर कला संबद्ध स्रोत पाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।